एक हसीन ख्वाब है, इसे जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशियों में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। नमस्कार, इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं पूजा शाह, आप सभी सुधी दर्शकों का आपके अपने बेहद ही पसंदीदा कार्यक्रम बिहार बिहान मॉर्निंग लाइव शो में। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ डीडी बिहार। जी हाँ दर्शकों, यूँ तो ज़िंदगी बेहद खूबसूरत है, मगर ज़िंदगी में गम और खुशियाँ दोनों ही चलते रहते हैं। अमूमन हम खुशियों में तो मुस्कुराते ही हैं, खुश रहते ही हैं, लेकिन यकीन मानिए अगर हम अपने गम में, अपने मुश्किल वक्त में भी खुश रहने की कोशिश करेंगे ना कहीं जो परेशानियां हैं वो बेहद छोटी नज़र आएगी। लेकिन ये सब कुछ कहना बड़ा आसान है, करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव नहीं होंगे तब तक ये करना थोड़ा मुश्किल नज़र आता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें। और पॉजिटिव रहने के लिए क्या कुछ ज़रूरी है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझा आपने। बिहार बिहान कार्यक्रम सुबह सवेरे इसीलिए तो आपके लिए लेकर आते हैं अनमोल वचन। जी हाँ, अनमोल वचन यानी कि कुछ महापुरुषों के ऐसे उम्दा विचार जिन्हें हम अपने मन मस्तिष्क में जब रखते हैं, जब हम आत्मसात करते हैं, तब हम पॉजिटिव रहते ही हैं। और जब इनके वचन सुनते हैं ना तो अपने भीतर से प्रसन्नता भी आती है। जब बात होती है महापुरुषों की, तब हम स्वामी विवेकानंद को बिल्कुल नहीं भूल सकते। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने समाज सुधार के साथ साथ पूरे समाज को नए नए अच्छे संदेश दिए। और समाज में अगर मैं ख़ास कर बात करूं युवाओं के बारे में, तो युवाओं को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। इनके जो वचन हैं, इनकी जो बातें हैं, ये युवाओं को भीतर तक छू जाती थी, बेहद ताकत देती थी। और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देने के साथ साथ विवेकानंद हमेशा कहा करते थे कि अपने भीतर भरोसा होना बेहद ज़रूरी है। उनकी बातें ही ऐसी होती थी कि कहीं ना कहीं अंदर से प्रसन्नता और शांति का एहसास होता था। तो चलिए ऐसी ही कुछ बातें हम लेकर आज आए हैं हमारे पहले और सबसे बेहतरीन सेगमेंट अनमोल वचन में, आपके लिए स्वामी विवेकानंद के विचारों को। आइए देखते हैं हमारा अनमोल वचन। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। तो आपको बताऊं कि अब हम कार्यक्रम के उस पड़ाव पर पहुंचे हैं जहां हम आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे बेहद ख़ास मेहमान से। उनकी ज़िंदगी के छुए अनछुए पहलुओं को हम जानते हैं, उनसे हम प्रेरणा लेते हैं और उनके क्षेत्र से बहुत सारी जानकारियां भी हम अर्जित करते हैं। बात हो रही है विश्व मलेरिया दिवस की, तो मैं आपको बताऊं कि इसी से संदर्भित आज के हमारे जो खास मेहमान हैं वो हमारे बीच में, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। इनके बारे में बता दूं कि आप जोनल मलेरिया ऑफिसर हैं पटना डिवीज़न से, डॉक्टर संजय कुमार पंसारी। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद सर, मलेरिया की बात हो रही है, विश्व मलेरिया दिवस हम आज मना रहे हैं। पूरे विश्व में ही ये एक ऐसी बीमारी है जिससे कोई अछूता नहीं है। इस पे हम चर्चाएं करेंगे, बहुत सारी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि अपने ज़िंदगी में इस मुकाम तक आप किस तरीके से पहुँचे, ये यात्रा कैसे आपने तय की, कहाँ से शुरुआत हुई आपकी, इन सब विषयों पे पहले आपसे चर्चा करना चाहेंगे। मेरा जन्म मधुबनी ज़िले के गांव में, घोवढ़िया गांव में हुआ 1955 में। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भोला हाई स्कूल जो वहाँ गांव में था उसी से की, और करने के बाद मैं दरभंगा सीएम साइंस कॉलेज से इंटरमीडिएट किया और 1973 में मैं श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय मुजफ्फरपुर में दाखिला लिया। 1980 में मैं पास करने के बाद बॉम्बे हॉस्पिटल बॉम्बे में कुछ सालों तक काम किया, जूनियर रेसिडेंसी किया, अच्छा अनुभव रहा। लेकिन स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए मुझे वापस बिहार आना पड़ा और मैं यहाँ पीजी एंट्रेंस का टेस्ट, जो काफ़ी अपने आप में डिफ़िकल्ट होता है और बहुत कम लोगों का ही उसमें चयन होता है। मेरा शुरू से ही शिशु रोग में काफ़ी रुचि था, तो मैं शिशु रोग विशेषज्ञ के लिए मैं सौभाग्यवश चयनित हुआ और पीएमसीएच में मैंने 1983 में इसमें एडमिशन लिया। 83-85 सत्र में पास किया। इसी दरमियान 1982 में मेरी शादी हुई। मेरी वाइफ हाउसवाइफ है, लेकिन शुरू से ही और अभी तक उनका भरपूर मुझे सहयोग मिला। लंबा समय था
कहीं कहीं आर्थिक परेशानी भी हुई, लेकिन लगन और सेवा की भाव ऐसी थी कि मैं सब परेशानियों को और पत्नी के सहयोग से मैं सब झेलते गया और उसके पार बाद कर लिया हाँ आपने, पार कर बिल्कुल। लिया। 1983 में मैं बिहार सरकार के स्वास्थ्य सेवा में अपना योगदान दिया। शुरू के कुछ सालों तक ग्रामीण क्षेत्रों में मैं काफ़ी सेवा किया हूँ। उसके बाद मुझे सरकार द्वारा गुरु गोविंद सिंह अस्पताल पटना सिटी में शिशु रोग विशेषज्ञ के तौर पर पदस्थापित किया। मेरा अच्छा समय था क्योंकि मेरी विशेषज्ञता से बिल्कुल। जुड़ा हुआ था और मैं काफ़ी अच्छा काम किया। उसमें वहीं मैं सरकारी क्वार्टर में काफ़ी सालों तक रहा हूँ। मेरे लाइफ का मुझे लगता है कि सबसे अच्छा समय वो रहा जी क्योंकि मेरे विशेषज्ञता से जुड़ा हुआ था। जी 2019 में सरकार द्वारा मुझे प्रशासनिक पद पे क्षेत्रीय मलेरिया पदाधिकारी, जोनल मलेरिया ऑफिसर, पटना डिवीज़न पटना के पद पे पदस्थापित किया और आज मैं वहाँ कार्यरत हूँ। इसी साल मेरा रिटायरमेंट है। जी गुरु गोविंद सिंह में ही जब मैं था, मैं एक चीज़ बताता हूँ, तो बिहार सरकार द्वारा पटना ज़िले से एक शिशु रोग विशेषज्ञ का चयन होना था, उसमें मेरा चयन हुआ और मैं इंग्लैंड लिवरपूल MCH ट्रेनिंग में, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ ट्रेनिंग में गया और शुरू के 1.5 महीने में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दिल्ली में और उसके बाद लिवरपूल में, जिसका मुझे काफ़ी लाभ हुआ और उसका लाभ मैंने लोगों तक भी पहुंचाया। क्या बात है, वाह सर, बहुत उम्दा ये जो सफ़र मैं कहूँगी कि ये रहा आपका। और जैसा आपने कहा कि धर्मपत्नी जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा और तभी यहाँ तक पहुँचने में थोड़ी आसानी हुई। कठिनाइयाँ किनके जीवन में नहीं होती हैं और हमारे दर्शक जो भी देख रहे हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छा संदेश है कि ज़िंदगी में कठिनाइयाँ तो हैं, लेकिन अपनों के साथ हम ज़रूर पार लगते हैं और एक दिन मुकाम भी हासिल कर लेते हैं, जैसा आपने किया। विश्व मलेरिया दिवस की हम बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है इसके ऊपर, लेकिन आपके मुख से जानना चाहूँगी मलेरिया क्या है, आखिर क्या समझते हैं आप और कितने प्रकार होते हैं मलेरिया के? क्या कुछ कहेंगे हमारे दर्शकों को? मलेरिया एक तरह का बुखार है। ये वेक्टर जनित रोग है जो फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो, जो एक पैरासाइट को, प्लाज्मोडियम उसको बोलते हैं, उसको कैरी करता है। उस संक्रमित फीमेल एनोफिलिस के काटने से ये संक्रमण होता है। इसके 4 प्रकार होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल और चौथा प्लाज्मोडियम मैलेरी। ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स सबसे कॉमन होता है, ज़्यादातर केस इसी के पाए जाते हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इसके बाद होते हैं, कुछ एरिया में ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसमें खतरा उत्पन्न होने की संभावना और मृत्यु होने की भी संभावना होती है। ये एक खतरनाक मलेरिया है, इसलिए इसका सब समय उपचार भी बहुत ही ज़रूरी होता है। 4 प्रकार होते हैं। पी ओवेल ये सिर्फ वेस्ट अफ्रीका में होता है, ये अपने इंडिया में नहीं होता है जी। और ये शरीर में के रक्त में काफ़ी दिनों तक रह जाता है। पी मैलेरी साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, अमेरिका में होता है और ये खतरनाक रोग पैदा नहीं करता। ये मैलेरी और ओवेल हमारे यहाँ इंडिया में नहीं होता है जी। सिर्फ वाइवेक्स और फैल्सीपेरम ही हमारे यहाँ होता है। जी, आपने कहा जैसा कि एक बुखार आने का एक प्रकार है ये मलेरिया, लेकिन आपसे जानना चाहूँगी किस और क्या कुछ लक्षण हैं जो कि दिखते हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि इस इंसान को मलेरिया हो गया है या मच्छर के काटने से मलेरिया हो गया है? ऐसा क्या कुछ लक्षण दिखता है? मलेरिया का अगर टिपिकल जो लक्षण है वो जाड़ा देके बुखार, कपकपी होके बुखार आना जी। और तेज़ बुखार आना, 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री तक बुखार होता है और कुछ घंटों के बाद पसीना देके उतर जाना। ये निश्चित अंतराल पे ऐसा चलते रहता है, लेकिन हर केस में कपकपी देके बुखार नहीं आता। बुखार कंटिन्यूअस भी हो सकता है, इंटरमिटेंट भी, यानी कुछ अंतराल पे इंटरमिटेंट भी होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कपकपी देके ही बुखार आवे। और
इसमें एनोरेक्सिया जिसमें भूख नहीं लगना, नौजिया, वॉमिटिंग, मांसपेशियों में दर्द होना, कभी कभी जोड़ों में दर्द होना, ये भी लक्षण पाए जाते हैं। ये जो मलेरिया के लक्षण हैं ये अन्य बीमारियों की तरह ही होते हैं, जैसे अदर वायरल इलनेस हुए, चाहे एंट्रिक फीवर जिसको हम लोग टाइफाइड फीवर बोलते हैं, उसी के तरह से होते हैं। इसीलिए ये मान के नहीं चलना चाहिए कि कपकपी बुखार होके हो, अगर आया है तभी मलेरिया है, अन्यथा नहीं है। जी। दूसरा फैल्सीपेरम जो होता है वो उसमें कभी कभी सेरिब्रल मलेरिया होता है, कॉम्प्लिकेशंस होता है सेरिब्रल मलेरिया, जो काफ़ी दिमागी बुखार जिसको बोलते हैं, जिसमें पेशेंट बेहोश हो जाता है, अचेत हो जाता है, और उसमें कन्वल्सन, फरका, चमकी होने की संभावना होती है और उसमें मृत्यु भी हो सकती है। जी। इसलिए ससमय इलाज उसका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जी, यही मैं बोलने वाली थी, यही मैं पूछने भी वाली थी कि किस तरीके से हम पता कर सकते हैं। जैसा आपने कहा कि हर एक मलेरिया का जो वेरिएंट है वो जानलेवा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो कि जान भी ले सकती हैं, जानलेवा हो सकती हैं। आपसे जानना चाहूँगी क्या बचाव हैं इसके, कैसे पता करेंगे कि ये जो मलेरिया का वेरिएंट है, क्या कुछ लक्षण दिखने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं ये बेहद घातक है, ये जानलेवा हो सकता है, और किस वक्त हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, वो क्या समय होता है, क्या बचाव करने चाहिए? अगर किसी भी तरह का बुखार आता है तो उसकी जांच करवानी चाहिए, और बुखार अगर मलेरिया के लक्षण कपकपी दे के बुखार आता है तब तो अवश्य ही करना चाहिए। अन्यथा अगर 3 दिन से ज़्यादा का बुखार है तो मलेरिया की जांच जरूर होनी चाहिए और डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। जी, 3 दिन के भीतर, 3 दिन के भीतर डॉक्टर की सलाह हमें ज़रूर लेनी चाहिए। 3 दिन की बुखार होनी जी, केवल अगर बुखार भी है तो हम तो 3 दिन में yes, ज़रूर डॉक्टर की सलाह लें। हो सकता है कि मलेरिया भी हो। जी, ये सारी बातें, लक्षण की बातें, बचाव की बातें हम कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से भी बहुत ठोस कदम उठाए गए हैं। कहीं ना कहीं अगर हम बिहार प्रदेश की भी केवल बात करें तो मलेरिया के ग्राफ में बेहद कमी आई है। आपसे जानना चाहूँगी क्या कुछ अभी सरकार के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं? बिहार में मलेरिया में काफ़ी कमी आई है। मैं बताता हूँ कि 2015 में बिहार में जहाँ 4006 केस थे, वो 2021 में 647 केस प्रतिवेदित हुए, जो अपने आप में 84% की कमी आई है। जी। और बिहार के 6 जिलों में, 38 में 6 जिलों में एक भी केस मलेरिया का प्रतिवेदित नहीं हुआ। क्या बात है। जैसे दरभंगा, भोजपुर, शेखपुरा, मधेपुरा, सीवान, एक भी केस इन जिलों में प्रतिवेदित नहीं हुआ। और 26 जिले ऐसे हैं जिसमें 20 से कम केस प्रतिवेदित हुए हैं। मात्र 6 जिले हैं जहां मेनली मलेरिया, और उस 6 में भी 2 जिला नवादा और कैमूर। नवादा में 196 केस और कैमूर में 134 केस। फैल्सीपेरम के मुख्यतः कैमूर में केस 84 केस प्रतिवेदित हुए हैं। कैमूर में फैल्सीपेरम, मेरा अपना जानना है कि चूँकि पहाड़ी एरिया है, जल जमाव की संभावना वहाँ ज़्यादा रहती है, मच्छर के पनपने की ज़्यादा होती है, तो थोड़ा ज़्यादा। जी बिल्कुल, सरकार द्वारा बचाव किए जा रहे हैं और हम स्वच्छ भारत अभियान के विषय में भी जानते हैं। ये सारी बातें जो सरकार के द्वारा की जा रही हैं, आपसे जानना चाहेंगे जनता का क्या रोल होता है, क्या हमारी सहभागिता हो सकती है जिससे कि हम मलेरिया से खुद के लिए भी बचाव कर सकें? क्या कुछ कहेंगे आप? हम लोग अक्सर ये सलाह देते हैं, जन जागरूकता अभियान में स्वास्थ्यकर्ताओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ये सलाह दी जाती है कि अपने पूरे शरीर को ढक के रखें और घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव नहीं होने दें। खास करके घर में अगर कूलर लगा है और पानी, ये ठहरे हुए पानी में मच्छर पनपता है। कूलर है, पौधों का गमला है, चाहे और भी कहीं पानी अगर जमा है तो उसको मिट्टी से ढक दें, अन्यथा किरासन तेल, डीजल, मोबिल उसमें छिड़काव कर दें, जिससे कि उसमें मच्छर नहीं पनपेगा, लार्विसाइड जो है उसका ग्रो नहीं करेगा। जी। सरकार द्वारा भी लार्विसाइडल का, इंसेक्टिसाइड का छिड़काव किया जाता है, वो कराएं।
अति प्रभावित एरियो में डीडीटी का भी छिड़काव सरकार द्वारा कराया जाता है, उसमें सहयोग करें। जी, आप चूँकि बिहार सरकार के अंतर्गत ही आप कार्य कर रहे हैं, तो आपसे जानना चाहूँगी कि मलेरिया एक गंभीर बीमारी हम सभी जानते हैं और बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं, बचाव के उपाय किए जा रहे हैं, बहुत सारे ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन उन्मूलन की अगर मैं बात करूँ तो उन्मूलन की क्या कुछ अवधि तय की गई है, क्या कुछ प्लानिंग्स हैं? बिहार के लिए 2027 लक्ष्य रखा गया है और भारत के लिए 2030 लक्ष्य रखा गया है। जी, 2030 तक पूरा जो भारत है वो कहीं ना कहीं मलेरिया से मुक्त हो जाने वाला है। मलेरिया बीमारी के विषय में हम अभी स्टोरी में भी देख रहे थे कि पूरे विश्व को प्रभावित करता है। आखिर इतना भयावह ये जो रूप होता है मलेरिया का, ये क्यों हो जाता है, ये आपसे जानना चाहूँगी। आखिर क्यों कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो बेहद बिगड़ जाती है, परिस्थितियाँ जो है बेहद बिगड़ जाती हैं, आखिर ऐसा क्यों देखने को मिलता है अमूमन, क्या कुछ कहेंगे आप? P5X जो के कारण जो मलेरिया होता है उसमें मृत्यु की संभावना, जी, अगर ससमय इलाज हो तो मृत्यु की संभावना काफ़ी कम, नगण्य के बराबर होती है। लेकिन P. falciparum जिसमें कभी कभी सेरिब्रल मलेरिया होता है, उसमें डेथ की संभावना ज़्यादा होती है। उपचार में देरी और सही उपचार सही जगह नहीं होने पे मृत्यु की संभावना उसमें ज़्यादा होती है। बिहार में 2021 में 647 केस प्रतिवेदित हुए और मैं आपको बताता हूं कि एक भी मृत्यु दर्ज नहीं हुई 2021 में। क्या बात है, एक भी केस दर्ज, जी, तो बहुत अच्छी बात नहीं है। हुई। जी बिल्कुल। बिहार राज्य की हम बात कर रहे हैं और तो आपसे जानना चाहूँगी कि इस राज्य में मलेरिया को लेकर क्या कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? इस राज्य में मलेरिया के लेके 3 तरह के कार्यक्रम हैं। एक तो क्यूरेटिव मेजर यानी कि उपचारात्मक, जिसमें एक्टिव और पैसिव सर्विलेंस किया जाता है, निगरानी की जाती है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा गाँव में बुखार के मरीज को खोजा जाता है और बुखार के मरीज की रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट से उसकी जांच की जाती है और उसका उपचार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाके कराया जाता है। पैसिव सर्विलेंस में मरीज खुद से अस्पताल आता है और वहाँ अगर बुखार होने पे अगर उसमें मलेरिया का लक्षण लगता है या 3 दिन से ज़्यादा का बुखार है तो उसके मलेरिया की जांच होती है, उसका उपचार किया जाता है। दूसरा है प्रिवेंटिव, निरोधात्मक। प्रिवेंटिव में डीडीटी का छिड़काव प्रभावित, जो ज़्यादा प्रभावित एरिया है, 2022 में 121 उपकेंद्रों में 10 लाख पॉपुलेशन के जनसंख्या वाले क्षेत्रों में डीडीटी का छिड़काव 2 चक्र में जून से अक्टूबर तक, 1 जून से 31 अक्टूबर तक 2 चक्र में डीडीटी का छिड़काव होना प्रस्तावित है। दूसरा मच्छरदानी का वितरण, जी, मच्छरदानी का वितरण। तीसरा जन जागरण प्रचार प्रसार करना। ये 3 मेन कार्यक्रम है। जन जागरण और प्रचार प्रसार हमारा मेन कार्यक्रम है। जी बिल्कुल, जन जागरण की तो बिल्कुल आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम सुदूर गांव के प्रदेश की बात करें, जहां गांव का इलाका है, ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, वहां पर लोगों को बताना, उन्हें जानकारी देना बेहद ज़रूरी है। आपसे मलेरिया जो बीमारी है इसके ऊपर बहुत सारी हमने चर्चा की, बहुत सारी बातचीत की, लेकिन अपने विषय में आपने बताया कि आप शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और इसमें आपकी खासा रुचि भी रही, तभी आपने आगे पीजी वगैरह भी किया। शिशु रोग विशेषज्ञ की बातचीत जब हम करते हैं, शिशु की जब हम बातचीत करते हैं, तो ये मौसम भी बेहद गंभीर है, भीषण गर्मी का मौसम है। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी, इस मौसम में क्या कुछ बचाव है आम रूप से जो करने चाहिए एक शिशु को भी और साथ ही साथ एक माता को भी? इस भीषण गर्मी में मेरी अभिभावकों को सलाह होगी कि अपने बच्चों को यथासंभव घर के अंदर रखें, अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकालें, समुचित आहार समय समय पे देते रहें, पानी समुचित मात्रा में उसे समय समय पे पिलाते रहें, बाज़ार के खाने पीने के सामानों से बचें, खुद भी बचें और बच्चों को भी बचाएं। किसी भी तरह का कोई बीमारी का लक्षण कुछ भी होता है,
सर्दी, खांसी, बुखार, दस्त, उल्टी, तुरंत नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए जाएं। यही मेरा संदेश है। जी। मलेरिया बीमारी के विषय में अगर हम जानना चाहें, यूँ तो एक शिशु, एक बच्चा बेहद नाजुक होता है, बड़े ही लाड़ प्यार से हम उसे पालने की कोशिश करते हैं और बड़ा ख्याल भी रखते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम बुज़ुर्गों की भी बात करें, उनका भी बेहद अधिक ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी उम्र के वर्ग के लोगों को हो जाता है, लेकिन आपसे जानना चाहूँगी, क्या कुछ ख़ास वर्ग है उम्र की जिसमें लोगों को ज़्यादा ये प्रभाव होती है? क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मलेरिया किसी भी उम्र में हो सकता है। बच्चों में भी ये मलेरिया होता है, और लेकिन ऐसा देखा गया है कि ज़्यादा खतरा उत्पन्न मलेरिया बच्चों में और मृत्यु भी ज़्यादा बच्चों में होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों में ही मलेरिया होता है, किसी भी उम्र में जी, मलेरिया हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन बच्चों में थोड़ा घातक हो जाता है। घातक हो सकता है। बिल्कुल, इसे ज़्यादा बचाने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, यूँ तो हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा जो है वो मलेरिया के जो केसेस हैं वो आते हैं। ऐसा क्यों है, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, और अगर ऐसा है तो उसके क्या कुछ बचाव के उपाय हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव का और सफाई का, लोग जल जमाव होने की संभावना रहती है, सफाई की भी थोड़ी कमी होती है, थोड़ा इलिटरेसी का प्रॉब्लम और नेग्लिजेंस का भी प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण से मलेरिया के मच्छर पनपते हैं और इसका प्रभाव ज़्यादा देखा जाता है। जी। बहुत सारी आपने बात ऐसी बताई है जिससे कि आप कहीं ना कहीं कहना चाह रहे थे कि मलेरिया जानलेवा है, घातक है, लेकिन उससे हम बच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि कई बार ऐसा हो जाता है कि बुखार हो गया, लेकिन इसका जैसा आपने कहा कि कई बार बुखार आता जाता भी है और कई बार वो कॉन्स्टेंटली रहता भी है। अगर ये कांस्टेंट है और परिवार में किसी को पता नहीं चल पाया कि ये बुखार मलेरिया का है या फिर ऐसे ही बुखार आ गया है, ये सीजनल है, मौसमी बुखार है, क्या है, उस केस में अगर कुछ वक्त गुजर गया है और अगर हम अस्पताल वक्त पर नहीं पहुंच पाए हैं, तो क्या कुछ ऐसे घरेलू उपचार हैं जिससे कि कुछ वक्त के लिए उसे हम संभाल सकते हैं और शरीर को कुछ वक्त के लिए हम थाम सकते हैं, संभाल कर रख सकते हैं? क्या कुछ कहेंगे? घर में पैरासीटामोल का टैबलेट, पैरासीटामोल, बच्चों को पैरासीटामोल का सिरप समय समय पे देते रहे, जिससे कि बुखार में कमी आए। तेज़ बुखार आने की स्थिति में शरीर को पानी से पोंछते रहें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाएं और उम्र और समय के हिसाब से उसको समुचित भोजन भी देते रहें। जी। और यथासंभव उपचार जितनी जल्दी हो सके उसको नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाके इसका ले उपचार जाएं। कराएं। बिल्कुल, अगर नहीं भी जा सकते हैं तो पैरासीटामोल ज़रूर रखें, ये बेहद ज़रूरी है। और आपसे जानना चाहूँगी, चूँकि भारत सरकार से आप जुड़े हैं तो बहुत सारे जो डेटा हैं वो आपके पास आते हैं, ग्राफ्स आपके पास आते हैं। वक्त अब 2022 में हम आ चुके हैं। एक वक्त वो भी था जब मलेरिया से बहुत अधिक मौत होती थी, बहुत गंभीर बीमारी ये मानी जाती थी और बहुत सारे केसेस देखने को मिलते थे। गिरावट तो आई ही है, इसमें बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन अभी के वक्त की मैं बात करूँ, 2022 की अगर मैं बात करूँ, चूँकि ये साल की शुरुआत की ही बात अभी हम कर सकते हैं, क्या कुछ आपको नज़र आता है? कितना जो ये नज़ारा है, मलेरिया जो बीमारी है, ये कितना बदल चुका है, इसके प्रारूप क्या कुछ बदले हैं और कितनी गिरावट आपको नज़र आती है? क्या कुछ बेहतरी हुई है पहले से अभी के वक्त में? बिल्कुल बिल्कुल बेहतरी हुई। मैंने आपको बताया कि 2015 की अपेक्षा में 2021 में 84% में मलेरिया के केसों में कमी आई है बिहार में, और 2021 में एक भी मृत्यु मलेरिया से बिहार में नहीं हुई है। इसको हम लोग फर्दर और कम 2022 में जो विभिन्न जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं उसके द्वारा जन जागरूक अभियान और इसके बचाव के उपाय के द्वारा DDT छिड़काव और एक LLIN का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स, जी। मच्छरदानी, जो भारत सरकार के द्वारा आती है और उसको अति प्रभावित एरियो में सरकार के द्वारा जो है सो उसका वितरण किया जाता है। और जन जागरण और प्रचार प्रसार अभियान से निश्चित तौर पे हम लोग 2022 में और अच्छा करेंगे।
प्रचार की बात हो रही है, जन जागरण की बात हो रही है, हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के भी हैं, सुदूर रहते हैं। आपसे जानना चाहूँगी, क्या कुछ जन जागरण की बातें जो हैं वो सरकार द्वारा की जा रही हैं, क्या कुछ उन्हें आप बता रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो देख रहे हैं, किस तरीके से वो भी इस विषय पर अधिक जान सकते हैं? जन जागरूक रहने का यही है कि शरीर को, पहले भी मैं बता चुका हूँ, शरीर को, पूरे शरीर को ढक के रखें, रात में मच्छरदानी में सोएं, अगल बगल, घर के अगल बगल साफ सफाई रखें, जल जमाव नहीं होने दें, जल जमाव होने की स्थिति में उसको मिट्टी से ढक दें या किरासन तेल, डीजल या मोबिल का छिड़काव जिससे करें, जिससे कि मच्छर उसमें पनपने नहीं पाएगा। और सरकार द्वारा जो लार्विसाइडल का स्प्रे कराया जाता है वो अगर आता है तो उसे कराना चाहिए। डीडीटी के छिड़काव के कार्य में सहयोग करना चाहिए। बुखार आने की स्थिति में तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। जी बिल्कुल, ये सारी बातों का अगर ध्यान रखें तो कहीं ना कहीं हम मलेरिया से बच सकते हैं। जी हाँ, और ये भी ज़रूरी है जानना और मानना भी कि अगर बुखार किसी भी रूप का है तो उसमें बिल्कुल भी ढिलाई नहीं करनी है, तुरंत नज़दीकी अस्पताल में जाने की ज़रूरत है अगर 3 दिन से ऊपर का बुखार हो गया है। ये सारी बातें हम जन जागरूकता के लिए कर रहे हैं। लेकिन आपके विषय में अगर मैं बात करूँ, आपकी ज़िंदगी के विषय में अगर मैं बात करूँ, आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र से ही आपकी पढ़ाई लिखाई आपने शुरुआत की और मुंबई तक आप गए, लेकिन वहाँ से वापस यहाँ आ गए। यहाँ आकर आपने पढ़ाई की बिहार में, क्यों? आखिर आपसे जानना चाहूँगी, ये जो विषय ये बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि वहाँ जाने के बाद अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जब हम एक बार बाहर चले जाते हैं तो वापस कहीं ना कहीं नहीं आ पाते। वो एक जो जुड़ाव है वो तो रहता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई करके हम बाहर ही सेटल हो जाते हैं। आप वहाँ से वापस आए बिहार, फिर यहाँ आपने अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू रखा। आखिर वो क्या बात थी कि वापस आप बिहार आ गए? मुझे शुरू से ही जी बिहार में सेवा करने की मेरी मंशा थी। इसलिए मैं बॉम्बे गया या मेरा यूके का जो MCS ट्रेनिंग का कार्यक्रम था, उसके बाद लौटने के बाद मैं बिहार के अलावे और कहीं सेटल करने के मूड में, कहीं भी बिहार में ही रहना है और बिहार की ही सेवा करना है, ये मेरे शुरू से ही मेरा ये उद्देश्य रहा। क्या बात है जी, बिहार के लाल हैं आप और बिहार की सेवा आपने की है पूरी जिंदगी। आप शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और एक अच्छा अरसा आपने दिया है गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में। वहाँ के क्या कुछ यादें हैं? आखिर आप हमेशा ये जो कह रहे हैं कि आपका बेहतरीन वो पल रहा, क्यों रहा आखिर? वहाँ मेरा मुख्यतः जो मेरा कार्य था वो OPD जो आउटडोर चलाता था, 200, 250, 300 मरीज़ दिन में देखता था और उसी में कुछ लोगों को जो गंभीर होते थे उनको हम लोग भर्ती करते थे। मेरे विशेषज्ञता से जुड़ा हुआ कार्य था जी, इसीलिए आपकी खासा रुचि और बड़ा मज़ा आया वो आपको करने में। क्या बात है सर, बहुत सारी अच्छी बातें आपने बताई। मलेरिया के बारे में बहुत सारी आपने जागरूकता जो है वो कहीं ना कहीं फैलाई है, पूरे बिहार नहीं बल्कि मैं कहूँगी पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ हम DD बिहार देखते हैं सभी लोगों तक ये बातें जो है वो पहुँची है। बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। धन्यवाद पूजा जी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, आज हमारे बीच में डॉक्टर संजय कुमार पंसारी जी थे जो कि क्षेत्रीय पदाधिकारी है मलेरिया से, पटना डिवीज़न से। उनसे हमने बहुत सारी बातचीत की। मलेरिया जो एक ऐसी बीमारी है, बेहद गंभीर बीमारी है, इसके विषय में बहुत सारी जानकारियाँ भी प्राप्त कर ली। अब दर्शकों, वक्त है आपके प्यार भरे खत हम तक पहुँचा देने का। तो चलिए फटाफट से उठा लीजिए अपना कागज़ और कलम या फिर अपना मोबाइल फ़ोन और नोट कर लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, DD बिहार, निदेशक दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना, 8,01,000। आप हमें ईमेल एड्रेस के द्वारा भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है director DDK patna@gmail.com। धन्यवाद, नमस्कार।